मेरा नाम गीता है। मेरा संबंध मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। ये यूं कह लें कि गांव नहीं, एक छोटा सा कस्बा है। और उस कस्बे के मेरे दादाजी सरपंच थे। सरपंच होने की वजह से मेरे दादाजी की उस गांव में बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। हर कोई उनसे नजरें झुकाकर मिलता। लेकिन मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उनके दिल में दया कूट कूट कर भरी हुई थी। वो हर किसी से प्यार से पेश आते थे, हर किसी का ख्याल रखते। मैं अपने दादाजी से चाचा चाची के साथ दादाजी की खानदानी हवेली में रहती थी, जहाँ पे मैं बहुत खुश थी और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मेरे दादाजी ने दुनिया की हर खुशी लाकर मेरी झोली में डाल दी थी। उन्होंने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। मेरे चाचा चाची भी मुझे सगे माँ बाप की तरह प्यार करते थे और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। दादाजी ने तो मुझे इस बात से भी अनजान रखा था कि मैं किसकी औलाद हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मुझे बस इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि मैं लावारिस हूँ, और उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। जब कभी मैं अपने माँ बाप के बारे में दादाजी से बात करती, तो वो मेरी बात को गोल गोल करके रख देते थे। दादाजी की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी, उनसे मिलना चाहती थी, एक बार उन्हें देखना चाहती थी। हजार बार मैंने दादाजी से इस बारे में बात की थी, लेकिन वो हर बार यही कहते कि सही समय आने पे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी सही समय नहीं आया है। शायद दादाजी मुझे कभी ना बताते। एक दिन दादाजी मेरे बारे में बात कर रहे थे कि प्रभाकर, तुम ही बताओ, गीता मुझे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है। मैं उसे क्या जवाब दूं कि मैंने उसे रोड से उठाया था, किसी ने उसे लावारिस की तरह सड़क पर फेंक दिया था, और उसी दिन मुझ पे ये राज खुला था कि मैं लावारिस हूँ। हालांकि इससे पहले तो मैं दादाजी को अपने सगे दादाजी, चाचा चाची को अपने सगे चाचा चाची ही मानती थी। लेकिन उस दिन दादाजी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस खानदान का खून नहीं थी। दादाजी ने मुझे रोड से उठाया था। ये सुनकर मेरे सर पे आसमान गिर गया था। मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, पता नहीं मैं किसका पाप हूँ जो ऐसे मुझे कोई रोड पर फेंक कर चला गया था। दादाजी ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई। जब मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। गांव के बच्चे 10वीं के बाद पढ़ने के लिए शहर जाते थे। गांव से शहर जाने के लिए 1 घंटा लग जाता था। 10वीं करने के बाद दादाजी को इस बात की चिंता थी कि गीता मुझसे दूर चली जाएगी। उनका कहना था, तुम्हें शहर नहीं भेजूंगा, जितना पढ़ लिया है काफी है। लेकिन चाचा चाची मेरी जिद के आगे मान गए थे। फिर दादाजी को भी हथियार डालना पड़ा। दादाजी इस शर्त पे माने थे कि मैं हर रोज वापस आया करूंगी। इसीलिए उन्होंने मेरे लिए वैन लगवा दी थी। मैं जो कभी गांव से बाहर नहीं निकलती थी, शहर की रंगीनियों और वहां की हवा देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं कभी शहर गई ही नहीं थी। गांव की जिंदगी और शहर की जिंदगी में बहुत ज्यादा फर्क था। आखिर कई साल की मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं गांव दादाजी के पास हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे गांव आने पर दादाजी बहुत खुश हुए थे। कहते थे, गीता, तुम्हारे बिना ये हवेली काट खाने को दौड़ती थी। तुम हो तो ऐसा लगता है जैसे बहारें आ गई हैं। उस दिन चाची ने मेरी पसंद के खाने बनाए थे। चाचा के 2 बच्चे थे, एक बेटी पिंकी और बेटा राहुल। दोनों ही बच्चे मुझसे बहुत घुले मिले थे। एक दिन मैंने दादाजी से अपनी नौकरी के बारे में बात की कि दादाजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, लेकिन गीता बेटा, हमारे गांव में तो एक ही प्राइमरी स्कूल है। क्या तुम इतना पढ़ लिख कर इधर नौकरी करोगी, इस छोटे से स्कूल में? मैंने कहा, नहीं दादाजी, मैं शहर में नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई का क्या फायदा अगर मैं घर बैठी रही? तो मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ऊपर तक जाऊं और आपका नाम रोशन करूं। मेरे दादाजी ने कभी मेरी बात नहीं टाली थी। मेरी इस बात पे वे बोले, ठीक है गीता, उधर शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं नौकरी के लिए उससे बात करूंगा। यूं दादाजी ने अपने जानने वाले दोस्त से मेरी नौकरी के बारे में बात कर ली। मुझे बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी मिल भी गई थी,
कि नौकरी पाकर बहुत खुश थी। नौकरी मिल जाने के बाद रहने की समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि हमारा कोई भी रिश्तेदार शहर में नहीं रह रहा था जिसके पास मैं रह लेती। मैंने दादाजी की इजाजत लेकर हॉस्टल में रहने का फैसला किया, जो कि बैंक से 10 मिनट की दूरी पे था। मैं हॉस्टल से बैंक और बैंक से हॉस्टल रोड पे पैदल चलकर ही जाती थी। रोड के दाएं साइड पे बच्चों का एक बड़ा सा पार्क था, जहां पर लोग अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेकर आते थे। शाम के समय वो आते थे। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी कि जैसे मेरा कोई पीछा करता है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। एक दिन जब मैं बैंक से हॉस्टल लौट रही थी, तो एक मर्दाना आवाज मेरे कानों में पड़ी थी। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। मैं 1 मिनट के लिए रुकी, बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं आपसे भला कैसे बात कर सकती हूँ? और आप हैं कौन जो यूं बीच रास्ते मुझे रोककर मुझसे बात करना चाहते हैं? वो कहने लगा, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूंगा। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैंने आपसे कहा तो है। अजीब लड़का था, न जान न पहचान, जबरदस्ती मुझसे बात करने पर तुला हुआ था। हालांकि देखने में अच्छा खासा स्मार्ट और सभ्य संस्कारी लड़का लग रहा था। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। प्लीज मेरा पीछा मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने अपना आधा चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था। हालांकि उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, जिनमें मुझे देखकर एक अजीब सी चमक समाई थी। एकदम से वो लड़का कहने लगा, आप मुझसे शादी करेंगी? आपको पता है, मैं आपको रोज इस पार्क में बैठे हुए देखता रहता हूँ। मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं दूसरे लड़कों जैसा हरगिज नहीं हूँ, और मैं बहुत ही शराफत से आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ। अगर आप हाँ कर देती हैं, तो मैं आपको जिंदगी में सारी खुशियां दूंगा। आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज मेरे प्रपोजल पर गौर जरूर करना। मैंने कहा, मेरा पीछा छोड़ो, वरना मैं शोर मचा दूंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूंगी, और फिर जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो बोला, मैं आपके लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। उस दिन के बाद से तो रोज का यही रूटीन हो गया था। वो लड़का रोज मेरे इंतजार पे रोड पर खड़ा होता, और मैं उसे नजरअंदाज करके आगे गुजर जाती थी, क्योंकि मैं अपने दादाजी का भरोसा तोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे इतने मान से और विश्वास के साथ शहर में नौकरी करने के लिए अकेले भेजा था। मैं कैसे उनका विश्वास तोड़ देती? अकेले रहने की उन्होंने मुझे अनुमति दे दी थी। मैं इस तरह अपनी राह से भटक कर उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, मुझे मर्द जात पर भरोसा ही नहीं था। मैं उनके चक्कर में पड़ना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे दादाजी और मेरी बदनामी हो। इसीलिए मेरे रोज का रूटीन था कि मैं उसे नजरअंदाज करके गुजर जाती थी। 2-3 दिन तो मुझे वो लड़का नजर न आया, तो मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी। ऐसे जैसे मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अपनी उस बेचैनी की वजह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन दादाजी का फोन आया। वो मुझसे बोले, गीता, क्या तुम गांव आ सकती हो? मैं बोली, दादाजी खैर तो है? वो बोले, जब घर आओगी तब बताऊंगा। बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, जो मैं तुम्हें घर पे आने के बाद ही दूंगा। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, मैं घर आ रही हूँ, कल ही आ जाऊंगी। आप ड्राइवर को भेज देना। खैर, अगले दिन मैं ड्राइवर के साथ हवेली पहुंच गई थी। हवेली में काफी गहमा गहमी और रौनक लगी हुई थी। चाची हवेली के आंगन की सफाई में बिजी थी। हवेली का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया हो। मैं हैरत से हवेली के चारों तरफ देख रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या चल रहा है, और दादाजी ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है। मैंने चाचा को नमस्ते करने के बाद दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ने में बिजी थे। मैंने जाते ही दादाजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे लिपट गई। दादाजी ने प्यार से मेरे सर पे हाथ रखा और बोले, गीता, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि जी, वो तो मैं हूँ। मुझे इतने अच्छे प्यार करने वाले दादाजी और चाचा चाची जो मिले हैं। दादाजी बोले, गीता,
मैंने तुम्हारे लिए एक फैसला लिया है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं बोली, बिल्कुल दादाजी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। दादाजी बोले, गीता, मैंने तुम्हारे लिए फैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले पे कोई भी ना नुकुर नहीं करोगी। मैंने कहा, दादाजी, आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे, गीता, तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का भी बहुत ही खूबसूरत है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद आए हैं। मैंने तुम्हारे पूछे बगैर उन लोगों को घर पर आने की दावत दे दी है। इसीलिए मैंने तुम्हें शहर से यहाँ हवेली बुलवाया है ताकि तुम भी उन लोगों से एक बार मिल लो। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे और खानदानी लगते हैं, इसीलिए मैंने रिश्ते के लिए हामी भर ली है। और फिर उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है। मुझे उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें वो लोग पसंद ना आए तो हम रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन एक बार तुम्हारा उनसे मिलना जरूरी है। मैं बोली, दादाजी, जैसा आपका फैसला, आपको जैसा सही लगे वो करें। ये कहते हुए मैं उठकर कमरे में चली गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। शायद मैं उस अनदेखे आदमी को चाहने लगी थी। मैं उदास उदास सी कमरे में टहलने लगी। कुछ देर के बाद ही चाची आई और बोली, गीता, तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। मैंने हाँ में सिर हिला दिया और फिर मैं अलमारी की तरफ बढ़ गई। नीले कलर का एक सूट निकालकर पहना और तैयार हो गई, क्योंकि ये दादाजी का हुक्म था और मैं हरगिज टाल नहीं सकती थी। मैं तैयार हुई और अपने कमरे में ही बैठ गई। हवेली में सभी लोग मेहमानों के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। सब लोग शाम तक मेहमानों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए। शाम के 4 बजे दादाजी के पास एक फोन कॉल आई, जिसे सुनने के बाद दादाजी काफी उदास दिखाई दे रहे थे। चाचा के पूछने पे दादाजी ने बताया कि वो लोग नहीं आएंगे। हमने उन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं तो समझता था कि वो लोग बहुत ही अच्छे, शरीफ, खानदानी लोग हैं, लेकिन वो तो एक नंबर के गुंडे निकले। मुझे पता चला है कि आज उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और उस झगड़े के बीच एक इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है। इसीलिए वो लोग अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए हैं। मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली, वरना मैं सारी जिंदगी खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। इस बात को अभी 6 महीने गुजरे थे कि मेरे लिए बहुत ही अच्छे घराने से दूसरा रिश्ता आया। वो लोग बहुत ही धार्मिक टाइप के लोग थे। दादाजी को भी ये रिश्ता अच्छा लगा। दादाजी को वो लोग काफी पसंद आए थे और दादाजी ने मेरी मर्जी पूछी तो मैं चाहते हुए भी इनकार ना कर पाई। यूं मेरा रिश्ता वरुण से तय हो गया। वरुण बहुत ही अच्छी तबीयत का लड़का था। रिश्ता होने के बाद वरुण अक्सर मुझे कॉल कर लिया करता था, लेकिन उनसे बात करते हुए मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मेरा दिल तो जैसे बुझ सा गया था। रिश्ता पक्का होने के 1 महीने के बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। हवेली में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थीं। दादाजी के कहने पे मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया था। दादाजी का कहना था, तुम्हारी शादी होने वाली है, बेहतर है तुम अभी जॉब छोड़ दो। अगर शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा लगे तो तुम दोबारा से अपनी जॉब शुरू कर लेना। शादी की तैयारियां शुरू हुई और शादी की सारी शॉपिंग चाचा और चाची ने शहर से की थी। मेरी चाची हर जगह मुझे अपने साथ घसीटती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे अपने साथ लेकर जाती कि तुम हर चीज अपनी पसंद से लो। दादाजी भी जबरदस्ती मुझे चाची के साथ भेज देते थे। बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मेरी टांगें जैसे टूट गई थीं। एक दिन जब मैं और चाची शॉपिंग पर गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वही लड़का मेरे आसपास मौजूद हो। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं ना नजर आया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आ गए और बोले, गीता, क्या हुआ? तुम उदास लग रही हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ। क्या तुम्हें शादी से खुशी नहीं है? मैं बोली, दादाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है
सोच समझ कर ही किया होगा। बस मैं बाजार जाने की वजह से थक गई हूँ, इसीलिए आराम करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और फिर सुबह तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन भी है, उसकी तैयारी भी करनी है। मेहंदी वाले दिन पूरी हवेली दादाजी ने पीले रंग के फूलों से सजवा दिया था, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेहंदी वाले दिन मैंने पीले और हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। जब मुझे स्टेज पे बिठाया गया तो हर आंख मुझ पर टिकी हुई थी। ताजा फूलों का जेवर पहने और लंबे बालों की चोटी को आगे किए हुए मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखने वाली हर नजर मेरी तरफ ही उठ रही थी, मेरी तारीफ कर रही थी। मेहंदी की रस्म करते करते रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत थक चुकी थी, इसीलिए रस्म खत्म होने के फौरन बाद मैं कमरे में चली आई। जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बिस्तर में घुस गई। उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जी भर के रो लूं। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल अंदर से उदास हो रहा था और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अंदर से दरवाजा लॉक किया और खूब रोई। मैं अपने रोने की वजह खुद ही नहीं जानती थी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे कमरे में घुटन सी हो रही थी और इसीलिए मैं बाहर लॉन में चली आई। लॉन में टहलते टहलते मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिस पर वरुण के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल उस अनजान लड़के के लिए धड़कने लगा था, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। मैं इन्हीं सोच में गुम थी कि चाचा लॉन में चले आए। बोले, गीता तुम इतनी ठंडी में यहाँ पर क्या कर रही हो? चलो कमरे में जाओ, वरना बीमार हो जाओगी। मैं बोली, चाचा आप चलें, मैं बस अभी आती हूँ। कमरे में मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, इसीलिए मैं बाहर आ गई। चाचू मेरे सर पे हाथ रखते हुए बोले, गीता किस बात की टेंशन ले रही हो? तुम फिक्र मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। देखना उधर जाकर तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाचू मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, पगली रोते नहीं, हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपने घर में खुश रहो। अगले दिन बारात थी। बारात वाले दिन मैंने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। हर कोई कह रहा था कि दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लग रही है, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। विदाई के समय मैं बहुत रोई थी। अपने माँ बाप की याद बहुत आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा चाचा चाची मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया था। अपने माँ बाप को याद करके अभी विदाई होने में कुछ ही समय बाकी बचा था कि दादाजी का बीपी हाई हो गया और वो बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बहुत ज्यादा हाई था। मैं दादाजी के पास बैठी रो रही थी। कुछ देर के बाद दादाजी को होश आया तो मेरी जान में जान आई थी। मैं दादाजी के हाथ पर अपने हाथ को लेकर चूमने लगी। मैंने कहा, दादाजी आपको क्या हो गया था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आप ही तो हैं मेरा सब कुछ। जब दादाजी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो मेरी विदाई कर दी गई। विदाई पे दादाजी चाचा चाची सब बहुत उदास थे। मैं पीछे मुड़कर एक नजर सब पे डाली और गाड़ी में बैठ गई। ससुराल में मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया। मेरे कदमों में गुलाब के फूलों को बिछाया गया। मेरी सास ने मेरे ऊपर से पैसे उतार कर गरीबों में बांट दिए। जब मैंने कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा था। ताजा फूलों की खुशबू भी। मुझे फूल तो शुरू से ही बहुत पसंद थे और गुलाब के फूलों से तो मुझे काफी लगाव था। मेरी सास ने मेरा लहंगा सेट करते हुए मुझे बेड पे बिठा दिया और खुद भी मेरे पास बैठ गई। बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर को स्वर्ग बना दो और घुल मिलकर सबके साथ रहो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं बोली, मम्मी जी, मैं कोशिश करूंगी। मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो खुश हो गई और मुझे आशीर्वाद देने लगी। कहने लगी, खुश रहो बेटा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कहने लगी, अच्छा मैं चलती हूँ, वरुण भी आने वाला था। मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। मैंने सिर हाँ में हिला दिया। वो मुस्कुराती हुई चली गई। इससे पहले कि वरुण कमरे में आता, कमरे की खिड़की से कोई एकदम से कमरे में आया था। इससे पहले कि मैं उसका चेहरा देखती, उसने अपना चेहरा
काले रंग के कपड़े से ढक रखा था। मैं समझी शायद कोई चोर या डाकू है। मैं तो एकदम से घबरा गई थी और इसी घबराहट में मेरे मुंह से एक चीख निकल गई थी। उस इंसान ने कमरे में आते ही सबसे पहले कमरे का दरवाजा बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद वो मेरी तरफ बढ़ा था। मैं तो डर के मारे बेड की तरफ सिमट कर बैठ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्यों की तुमने ये शादी? अब देखना, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो इस कदर तेजी से बोल रहा था कि आवाज कमरे से बाहर जा रही थी। बाहर से वरुण बार बार दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने उस इंसान के आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती तुम कौन हो और क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन वो आगे से दहाड़ कर बोला, तुमने मेरे साथ गलत किया है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लेकर रहूंगा। वो मेरे हाथों को पकड़कर इतनी जोर से दबा रहा था कि दर्द से मेरी चीखें निकल रही थीं। जाने से पहले वो ऊंची आवाज से बोला, अब तुम किसी के काबिल नहीं बचोगी। मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसी खिड़की से चला गया जिस खिड़की से आया था। मैं हैरान थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, फिर वो मुझे सिर्फ बदनाम करने क्यों आया था? मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला। इससे पहले वरुण उस लड़के को भागकर पकड़ता, वो लड़का खिड़की से कूदकर जा चुका था। वरुण गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा, कहने लगा, कौन था वो? मैं बोली, मैं नहीं जानती वरुण। लेकिन वरुण ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, अगर तुम उसे नहीं जानती तो वो तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम जैसी बदकिरदार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर वो तुम्हें पसंद था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। अब मुझे समझ आया कि तुम शादी से पहले मुझसे बात करने में क्यों कतराती थी। मैं जब भी फोन करता तुम बहाने बनाकर मेरा फोन काट देती थी। मैं बोली, वरुण, मैं नहीं जानती थी कि वो कौन था। मेरी बात पे वरुण गुस्से से थर्राया था। कहने लगा, एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूं। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालता हूं। ये कहकर वरुण ने मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं उसी रात रोती धोती अपने दादाजी की हवेली में आ गई। तीसरे दिन ही वरुण ने मुझे तलाक के पेपर भी भिजवा दिए। मैं सबको सफाई देती रह गई कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है और उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। उस लड़के ने जो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया और वरुण ने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। मैं हवेली में सबसे नजरें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैं निर्दोष होते हुए भी खुद को कसूरवार समझ रही थी, हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मेरा भगवान जानता था कि मेरी इज्जत सुरक्षित थी। मेरी इज्जत पे कोई भी दाग नहीं था। दादाजी ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। मुझे अपने पास बिठाकर बोले, गीता, मुझे पूरी बात बताओ। मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन जो बात वरुण ने बताई है उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई तो होगी। और तुम खुद कह रही हो कि हाँ, वो लड़का तुम्हारे कमरे में आया था। मुझे सारी बात बताओ। दादाजी को मैंने सारी बात बता दी। दादाजी बोले, वो लोग बहुत ही बदनसीब हैं जिन्होंने तुम पे इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया है, क्योंकि तुम तो हीरा हो, हीरा। वो तसल्ली देते हुए बोले, बेटा सब्र करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये तो मैं भी जानती थी कि मेरे तलाक के बाद दादाजी अंदर से टूट चुके थे। वो किसी से नजर नहीं मिला पा रहे थे। उनकी पोती की शादी को एक दिन भी नहीं गुजरा था और वो तलाक लेकर हवेली आ बैठी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। मेरे तलाक के बाद हवेली में खामोशी सी छा गई थी। ये खामोशी तब खत्म हुई जब मेरे लिए तीसरी बार एक रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। दादाजी ने इस रिश्ते को सही जाना और मेरे लिए उस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो लोगों की और ज्यादा बातें नहीं सुन सकते थे। उस लड़के का नाम पवन था। पवन मिडिल क्लास घराने से संबंध रखता था। उससे बड़ी उसकी 3 बहनें थीं। उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते उनकी उम्र भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी।
दादाजी ने बहुत ही सादगी के साथ पवन से मेरी शादी कर दी। मैं भी भगवान की राजी में राजी हो गई थी। पवन ने मुझे गाड़ी में बिठाया और विदा कराकर अपने घर ले गया। उसके साथ जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली से बहुत बड़ा बोझ उठाकर लेकर जा रही हूँ। पवन का घर काफी पुराना सा था। हर तरफ गंदगी फैली हुई थी। मैंने जाते ही पूरा घर अच्छी तरह से साफ किया था। पवन बोला, गीता छोड़ो ये सब, कल कर लेना। अब तुम एक ही दिन की हो और तुमने आते ही घर की सफाई करना शुरू कर दी। मैं बोली, पवन मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है। शाम के समय जब शाम ढली तो पवन मुझसे बोला, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। पवन के घर में कोई नहीं था। उनकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी और वो शादी में शामिल नहीं हुई थी क्योंकि वो दूसरे देश में शिफ्ट थीं और उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसीलिए ये वो लोग नहीं आ पाए थे। पवन के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। वो घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं पवन, मैं घर पे ही कुछ बना लूंगी। लेकिन पवन नहीं माना और खाना लेने बाजार चला गया। अभी पवन को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वो आदमी मुंह पर काला नकाब डाले एकदम से दरवाजा खोलकर अंदर आया था। मुझे कंधे से पकड़कर कमरे में ले गया और कमरा भी बंद कर दिया और उसने मेरे दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। चीख कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपने अलावा किसी और का नहीं होने दूंगा। मैंने उसे कहा, मुझे जीने दो, पहले ही तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी ही देर में पवन भी वापस आ गया। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, गीता दरवाजा खोलो, अंदर कौन है? तभी उसने एकदम से दरवाजा खोला। पवन उसकी तरफ लपका तो उसने पवन को धक्का दिया। पवन लड़खड़ा कर दूर गिरा था। इतने में वो लड़का भाग गया। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर पवन बोला, क्यों की थी तुमने मुझसे शादी? उसी से कर लेती जिसके साथ रंगीनियत बना रही थी। मैं बोली, पवन मेरा विश्वास करो, उस इंसान ने पहले भी मेरा घर बर्बाद किया था, अब भी वो मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता की गवाही देती हूँ। लेकिन पवन कहने लगा, तुम जैसी औरतें पता नहीं कितनी झूठी गवाही देती हैं। इस बार भी मेरा घर ना बच सका। पवन ने भी मुझे तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को खत्म कर लूं। समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं। मैं बार बार अपने फटे हुए कपड़ों को छुपा रही थी। मैं रोड पे जा रही थी। जाते जाते मेरी नजर पुलिस स्टेशन पर पड़ी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। मुझे लगा कि मुझे अपने मुजरिम को हर हाल में ढूंढना होगा और उसे उसके किए की सजा भी दिलवानी होगी। इसीलिए मैं जब थाने के अंदर पहुंची तो सामने ही मेरी नजर एक इंस्पेक्टर पर पड़ी। वो जल्दबाजी में कहीं जाने के लिए निकल रहा था। मैंने रोते हुए उससे कहा, प्लीज इंस्पेक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। मेरी बात सुनकर वो थोड़ा सा रुक गया। फिर वो पूछने लगा कि क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं और आपकी ये हालत ऐसे कैसे हो गई? मैंने उसे एक सांस में ही सब कुछ बता दिया। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरे साथ इस तरह का जुल्म करने वाला वो इंसान कौन है, लेकिन अब मुझे सिर्फ कानून से ही इंसाफ की उम्मीद है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गुनहगार को सजा मिले और मुझे पता चले कि वो कौन है। इंस्पेक्टर ने मुझसे कहा कि आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं आपके गुनहगार को हर हाल में ढूंढ कर रहूंगा। फिलहाल आप यहीं पर बैठकर मेरा इंतजार करिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं कुछ घंटे में लौट कर आता हूँ, तब मैं आपसे इत्मीनान से बात करूंगा। उस इंस्पेक्टर ने मुझसे मेरा नाम और मेरी सारी डिटेल्स ले ली थी। मैं वहीं थाने में बाहर की तरफ बैठ गई। वो इंस्पेक्टर वहां से जा चुका था, लेकिन मेरा तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं किस मुंह से वापस अपने घर लौट कर जाऊं, क्योंकि एक बार तो मेरे साथ ये हादसा हो ही चुका था, जिसे जैसे तैसे मेरे घर वालों ने और दादाजी ने बर्दाश्त किया था। अब अगर उन्हें ये पता चला कि एक बार फिर से मेरे साथ वही घटना हो गई है, तो कहीं मेरे दादाजी को सदमा ना लग जाए और फिर तो उन लोगों का विश्वास भी मुझ पर से कहीं ना कहीं उठ ही जाएगा। कहीं वो लोग मुझे चरित्रहीन ना समझने लगे। ये सब सोचते हुए मुझे घबराहट होने लगी। मुझे लगने लगा
कि अब मेरी जिंदगी खराब हो चुकी है और ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं खुद को इस जीवन से मुक्त कर दूं। ये सोचते हुए मैं बेतहाशा सड़क पर दौड़े जा रही थी और कुछ ही देर में मैं एक ऊंची खाई के पास पहुंच चुकी थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और आखिरी बार अपने घर वालों को याद किया, और जैसे ही मैं वहां से छलांग लगाने वाली थी कि तभी किसी ने मुझे कसकर पीछे से आकर पकड़कर खींच लिया। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो वो वही इंस्पेक्टर साहब थे जिनसे मैं कुछ घंटे पहले अपनी आप बीती कह सुनाई थी। वो मुझ पर चिल्लाने लगे, कहने लगे, आप पागल हो गई हैं क्या? ये क्या बेवकूफाना हरकत आप करने जा रही थी? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा थाने में बैठकर इंतजार करिएगा, फिर आप यहाँ पर क्यों चली आईं? और आप ये ऐसी हरकत क्यों कर रही थी? मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मैंने रोते हुए इंस्पेक्टर से कहा कि लेकिन जब तक मुझे इंसाफ मिलेगा तब तक मैं ऐसी जिंदगी कैसे जीऊंगी? मैं तो अब लौट कर अपने घर वालों के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि एक बार पहले भी वो लोग मेरी बदनामी को झेल चुके हैं। अब अगर मैं दोबारा लौट कर अपने घर गई तो समाज में उन लोगों की नाक कट जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दे सकती हूँ। और अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी। वो इंस्पेक्टर कहने लगा कि फिलहाल आप मेरे साथ चलिए। वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया। उसने मुझे खाना खाने को दिया और फिर वो मुझसे कहने लगा कि उसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए वो फिलहाल बाहर जा रहा है। लेकिन मैं उसकी पीठ के पीछे कोई भी ऐसी वैसी हरकत दोबारा से ना करूं, पर मैं उस पर भरोसा करूं, वो मेरी मदद जरूर करेगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। और फिर अगले दिन जब वो लौट कर आया तो अचानक से उसने मुझसे कहा, गीता जी, आपके मुजरिम को ढूंढने में शायद मुझे वक्त लग जाएगा। उसकी इस बात ने मुझे निराश कर दिया था, लेकिन वो मुझसे कहने लगा, पर मैं फिलहाल आपके लिए सिर्फ एक चीज कर सकता हूँ। मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ, आपसे शादी करूंगा, ताकि समाज में ना तो आपकी बेइज्जती हो और ना ही आपके परिवार की। इंस्पेक्टर की ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई थी। मैंने कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ? वो कहने लगे, देखिए, इस एक उपाय के अलावा आपके पास और कोई भी चारा नहीं है, इसीलिए मेरी बात मानिए। मैं सोच में पड़ गई। उस इंस्पेक्टर ने बिल्कुल सही कहा था। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा था, और इसीलिए मैंने उस इंस्पेक्टर से शादी कर ली। शादी के बाद मैं अपने पति अमन के साथ दादाजी से मिलने हवेली में गई। मुझे किसी नए मर्द के साथ देखकर मेरे घरवाले बुरी तरह से चौंक पड़े थे। मैंने उन्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया, जिसे सुनकर वो लोग दंग रह गए। अमन ने अपने बारे में मेरे घर वालों को सब कुछ बताया कि वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है और इंस्पेक्टर के पद पर काम करता है। उसने दादाजी को भरोसा दिलाया कि वो मेरा पूरी जिंदगी अच्छे से ख्याल रखेगा, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होने देगा। दादाजी उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने अमन को गले से लगा लिया। इसके बाद मैं अमन के साथ वापस उनके घर आ गई थी। हर बीतते दिन के साथ मैंने अमन से बार बार पूछती थी कि क्या आपको मेरा गुनहगार मिला, लेकिन अमन हर बार यही कहते थे कि अभी मैं जांच पड़ताल कर रहा हूँ, अभी मुझे कुछ सुराग नहीं मिला है। एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर की कुछ साफ सफाई कर लेती हूँ। पूरा घर अच्छे से साफ करने के बाद जब मैं स्टोर रूम में सफाई करने के लिए गई, तभी अचानक से एक बक्सा अलमारी के नीचे आकर गिर गया और खुल गया, और तभी अचानक उसमें से एक तस्वीर बाहर निकलकर गिरी। मैंने जब उठाकर उस तस्वीर को देखा तो उसमें अमन के साथ में एक लड़का खड़ा हुआ था। मैं सोचने लगी कि ये लड़का भला कौन है। जब मैंने ध्यान से उस तस्वीर को देखा तो न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा। मुझे कुछ शक हुआ। मैं तुरंत ही दौड़कर एक काले रंग का स्केच लेकर आई, और मैंने जब उस लड़के के चेहरे पर सिर्फ आंखों को छोड़कर बाकी का हिस्सा काले स्केच से रंगा तो मेरे होश उड़ चुके थे। मुझे बहुत गहरा धक्का लगा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या है जो कुछ मैं अपनी आंखों से देख रही थी। क्या ये मेरा वहम था या वो सच्चाई थी जो अब मेरी आंखों के सामने आ चुकी थी? इससे पहले कि मैं और कुछ सोच समझ पाती कि तभी वहां पर अमन आ गए और उन्होंने मेरे हाथ में उस तस्वीर को देख लिया।
मैंने अमन से कहा कि ये लड़का कौन है, तो अमन बिल्कुल खामोश हो गए और उन्होंने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। मैंने उनसे रोते हुए कहा, प्लीज अमन, मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अमन कहने लगे, ये लड़का मेरा छोटा भाई है। मैंने कहा, लेकिन इसकी आंखें तो। इससे पहले मैं बोल भी नहीं पाई थी कि अमन ने खुद ही कह दिया, इसकी आंखें उस लड़के से मिलती है ना जो तुम्हारा पीछा करता था। अमन के मुंह से ये बात सुनकर मैं तो दंग रह गई। मैंने कहा, लेकिन आपको ये सब कैसे पता? मैंने तो ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी कि एक लड़का मेरा पीछा किया करता था। अमन कहने लगे, गीता, आज मैं जो सच्चाई तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद तुम्हें गहरा धक्का लगे और मुझ पर बहुत गुस्सा भी आएगा, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना। दरअसल तुम्हारी जिंदगी खराब करने वाला और कोई नहीं, मेरा छोटा भाई ही था। मेरा भाई तुम्हें बहुत पसंद करता था और वो तुमसे शादी भी करना चाहता था, लेकिन जब तुमने उसके प्यार को ठुकरा दिया और किसी और से शादी कर ली तो वो बुरी तरह से बौखला गया था और उसके अंदर बदले की भावना जाग उठी थी और इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो तुम्हें किसी और की जिंदगी में शामिल नहीं होने देगा और इसीलिए जब भी तुम्हारी शादी होती तो वो तुम्हारे साथ ऐसी हरकत करता ताकि तुम्हारे पति को तुम पर शक हो और वो तुम्हें छोड़ दे। आखिरी बार तुम्हारी जब शादी हुई थी और मेरा भाई जब तुम्हें बदनाम करने के इरादे से उस घर में गया था, वहां से लौटते वक्त उसका एक गाड़ी से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था। उस दिन जब पुलिस स्टेशन में तुम आई थी तो मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था और जब मैं वहां पहुंचा तो मेरे भाई ने मुझे पूरी सच्चाई बताई और उसने मुझे तुम्हारा नाम भी बताया था, जिसे सुनकर मैं समझ गया था कि वो लड़की और कोई नहीं, तुम ही हो। मेरा भाई अपनी गलती पर बहुत पछता रहा था और उसने मुझसे कहा कि मैं कैसे भी करके तुम्हें ढूंढ लूं और तुम्हारा हाथ थाम लूं, क्योंकि मेरे भाई ने तुम्हारी जिंदगी खराब कर दी थी और अब उसे अपनी गलती का पूरा एहसास था। मरने से पहले उसने तुम्हारे चरित्र की गवाही भी दी थी कि तुम एक पाक लड़की हो। मेरे भाई ने जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। उसकी तरफ से मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारा गुनाहगार था, लेकिन उसे उसके किए की सजा मिल चुकी है, इसीलिए हो सके तो उसे माफ कर देना। और उस वक्त जो भी हालात थे उनकी वजह से मैंने तुमसे शादी कर ली थी। लेकिन सच कहता हूँ गीता, आज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरी जिंदगी हो और अब मैं तुम्हारे बिना हरगिज नहीं रह सकता। ये सब सुनने के बाद मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कहा कि तुम्हारे भाई ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था। अमन ने मुझे गले से लगा लिया। उस दिन मैं रो रो कर अपने दिल का सारा गम बहा दिया था, लेकिन अब अमन का भाई मर चुका था। उसे भगवान ने उसके किए की सजा दी थी। खैर, मैं भी उसे माफ कर चुकी थी और आज मैं अमन के साथ एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। इतना अच्छा जीवन साथी अपनाने के बाद मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। मैंने अपने घर वालों के सामने कभी भी इस सच्चाई को खुलने नहीं दिया कि मेरी जिंदगी पर दाग लगाने वाला और कोई नहीं, अमन का छोटा ही भाई था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई भी मेरे पति के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचे या उन्हें किसी भी तरह की गलत नजर से देखे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।